समझ गई शिप्रा? 3 साल तक कंटिन्यू पढ़ना पड़ता है आज की तारीख में। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम को बीट करना हो, वो चाहे चतुर्थ श्रेणी का हो, लेकिन अगर कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना है तो उसका तरीका है कि 3 साल तक बिना इधर उधर भटके मटके नैन मटक्का करके और सीधे एक जगह पर निशाना, तब आज का कंपटीशन एग्ज़ाम निकलेगा। करप्शन उस लेवल का कि आधी पोस्ट तो वैसे ही वो लोग खा लेते हैं। ठीक है, तो ये नया टॉपिक है आपका। आप लोगों को मैंने क्या बोला था कि सिलेबस वगैरह देख लेना। सिलेबस वगैरह नहीं देखे होगे, मुझे आप लोगों में अपने से ज़्यादा भरोसा है। तो आप प्रिंट निकलवा लें। उद्यमिता एक नया टॉपिक है, ये उद्यमिता एक नया टॉपिक है। और उद्यमिता ये जो है ये आप लोगों ने बीए वगैरह में पढ़ा होगा। बीए वगैरह में पढ़ने के अलावा ये इस टॉपिक को अभी इस बार इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि सरकार ये जानती है कि हम सब लोगों को नौकरी तो दे नहीं सकते, तो कम से कम उनको और जीवन जीने का दूसरा साधन लोग सीखें पढ़ते पढ़ाते। तो ये इस तरीके का एक उद्यमिता एक टॉपिक है। ये टोटल 30 नंबर का है और 30 नंबर का ये टॉपिक है। ठीक है, इस पर बहुत सारी चीज़ें मतलब मिक्स रहेंगी, हिंदी और अंग्रेजी वगैरह। लेकिन मतलब आप ये समझ के रखिए कि अगर इसमें मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन यदि अगर आपसे आंसर फॉर्मेटिंग ठीक से बनने लगी तो ये अच्छे स्कोर भी दे सकता है। चीज़ों को रटने से ज़्यादा चीज़ों को समझना ज़रूरी है इसमें, कि चीज़ों को समझें ज़्यादा, ये नहीं कि एक एक वर्ड को हम रटते हुए लेकर के चलें कि ये शब्द है वो शब्द है वगैरह वगैरह। ठीक, तो आप लोगों को अभी हम बेसिक एक प्रश्न, जैसे आपने पूरा सिलेबस देखा होगा तो पूरे सिलेबस में एक चीज़ लिखा हुआ है कि उद्यमिता क्या है, एक शब्द लिखा हुआ है उद्यमिता की अवधारणा क्या है, एक शब्द लिखा हुआ है उद्यमिता का विकास क्या है। दिखाओ जरा सिलेबस। आप लोग भी यदि सिलेबस को देख रहे होगे तो ये चतुर्थ प्रश्न पत्र के पार्ट बी पर है ना, तो 30 नंबर की यूनिट रहेगी। तो एक शब्द लिखा हुआ है उद्यमिता की अवधारणा क्या है, तो उद्यमिता की अवधारणा एवं महत्व, इसका मतलब ये है कि उद्यमिता की अवधारणा और महत्व को लेकर के, अवधारणा का मतलब क्या कहलाता है, किसी भी चीज़ का अवधारणा का मतलब विचार, अवधारणा का मतलब ये विचार क्या है, ये किस तरीके का विचार है। विचार का मतलब आप क्या समझ लीजिए कि विचार क्या कहलाता है, तो विचार का मतलब जब किसी चीज़ को मस्तिष्क से, ब्रेन से हम डिफाइन करने की कोशिश करें। एक शब्द लिखा हुआ है महत्व, तो इसका क्या महत्व है, बहुत आसान से कॉन्सेप्ट है ये महत्व वगैरह, आप सबसे बन जाएगा कि उद्यमिता का क्या महत्व है। ये 7 मार्क्स का प्रश्न बन सकता है अलग से। उद्यमिता की अवधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये 10 मार्क्स का भी आ सकता है। उद्यमशीलता के लक्षण, सिद्धांत, विशेषताएं, ये लिखा हुआ है। फिर नवाचार लिखा हुआ है, नवाचार को क्रिएटिविटी या इनोवेशन कहते हैं, रचनात्मकता। फिर इसके बाद उद्यमशीलता की पूरी प्रोसेस की प्रक्रिया क्या है, कि मतलब अगर आपको उद्यमी बनना है तो उद्यमी बनने के लिए आप स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक क्या करेंगे, तो ये सारे लिखा हुआ है। कुछ नए तरीके की चीज़ें लिखी हुई हैं कि नए उद्यम प्रबंधन, मतलब जो नए तरीके के कोई इस तरीके की कंपनी इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए क्या मुख्य चुनौतियां हो सकती हैं, क्या कानूनी दावपेच हैं इसमें, महिला उद्यमियों के लिए क्या कुछ चुनौतियां हैं, ये भी अलग से लिखा हुआ है। ये भी प्रश्न बनता है पेपर में। भारत में उद्यमिता का विकास के लिए स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, और भारत में उद्यमिता का विकास देने वाले कौन कौन से संस्थान अभी हैं या नहीं हैं, ये सब दिया हुआ है। कुल मिलाकर के अगर इस सिलेबस को तोड़ दें तो कुल मिलाकर के करीब 11 या 12 ऐसे बुलेट पॉइंट बनते हैं। और ये यूनिट इजी रहेगी, लेकिन चीज़ों को यदि आप अपने बॉडी पर घोल लेते हैं तब ये इजी रहेगी, अदरवाइज़ रट रट के कहाँ पर चलाएंगे। तो अपन बेसिक से शुरू कर देते हैं एकदम। जैसे आपको हमने ये तैयार किया हुआ है, लेकिन अब ज़रूरत क्या है कि ये तो इसलिए तैयार किया है ताकि आपको ये जो नोट्स हैं ये प्रॉपर समझ में आए, पढ़ाते वक्त बोर्ड में क्लियर दिखे। लेकिन आपको ये पूरा का पूरा मतलब ये कॉपी के ही नोट्स हैं, ये कॉपी के ही नोट्स हैं। और ये कॉपी के नोट्स यदि कॉपी पे ही नहीं लिखे गए तो कोई काम का नहीं। तो एक बार इधर पढ़ लीजिए, इधर रट लीजिए, इधर कुछ नहीं लिखना है, इधर रटना है। और रटने के बाद घर में लिखना है, जब कुछ अपने मन से भी लिखना है, बिना देखे भी लिखना है। और जब ये ना लगे, ये समझ में ना आए, तो फिर उन चीज़ों को थोड़ा बहुत और देख लेना है, नेट में सर्फ कर लेना है, हमको कॉल लगा लेना है कि इस शब्द का मीनिंग आप बताइए। ठीक है, अपनी कॉपी पे ज़रूर लिखिएगा। तो ये टॉपिक शुरू किया है हमने, जैसे कि ये उद्यमिता, फिर उद्यमिता पे आपका ये एक जनरल इंट्रो कहलाता है किसी भी टॉपिक में, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कहलाती है। ये इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कहलाती है, इसको इसलिए मुंह जवानी रट लेना चाहिए, क्योंकि चाहे 10 मार्कर का कोई भी सवाल हो, 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 2 पेज लिखने पड़ते हैं,
तो 10 नंबर का कोई भी सवाल हो, उत्तर की शुरुआत इससे, एक डर रहता है कि उत्तर प्रारंभ कैसे करूं, तो उत्तर प्रारंभ इससे करूं, ये वाली एक ऐसी चीज है जो सभी प्रश्नों में सेट हो जाती है। तो इन चीजों को रट लेना बेहतर है। तो आप ये पढ़ लेंगे कि उद्यमिता का एक प्रकार से ये सामान्य परिचय है, ये जनरल इंट्रोडक्शन है। तो ये सामान्य परिचय है, आप सामान्य परिचय को ठीक से इन 5 बेसिक पॉइंट को, अच्छा मेंस और प्री में अंतर ये है कि मेंस में आप सिलेक्टिव पढ़िए, एकदम सिलेक्टिव पढ़िए। मेंस में अपने टॉपिक को, अपने सिलेबस को जितना ज़्यादा आप कंप्रेस कर सकते हैं उतना ज़्यादा करिए। प्रीलिम्स में जितना ब्रॉड कर सकते हैं उतना करिए। प्रीलिम्स में तथ्यों को रटिए और मेंस में इन्हीं लाइनों को समझिए, बस इतना ही है। प्री पे आप इतना पढ़िए और उतना ही आता है, लेकिन मेंस में आप इतना पढ़िए और उसको दिमाग में इतना ज़्यादा लेकर के जाइए। शब्द भंडार बढ़ाइए, इस शब्द की जो बेसिक शब्दावली, हर टॉपिक की बेसिक शब्दावली है, तो उस बेसिक शब्दावली को जरूर संभाल के रखिए। तो अभी हम आपको आगे बता देंगे, जैसे कि इसमें एक मैंने अलग से ये लिखवाया है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट, इस बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या कहलाता है कि इसको आप इसलिए रट डालिए बेसिक कॉन्सेप्ट को, क्योंकि आप उद्यमिता का कोई भी उत्तर लिखेंगे आप कई बार फंसेंगे, फंसने के बाद यही सारे शब्द काम पर आएंगे। उद्देश्यपूर्ण, नवाचारी, नवप्रवर्तनकारी, रचनात्मक और भी बहुत सारी चीज़ें, प्रबंधन कौशल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को आप उसी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक। तो इसको अभी बाद में देखना, पहले ये देख लेना कि उद्यमिता क्या कहलाती है। तो एक शब्द आप लोगों ने जो बचपन से पढ़ रखा है वो उद्यमिता तो नहीं पढ़ रखा है, लेकिन आपने एक शब्द पढ़ा हुआ है व्यवसायी, व्यवसायी या जिसको आप व्यापार कहते हैं। तो एक शब्द तो यही है कि व्यवसाय वर्सेस उद्यमी, व्यवसाय वर्सेस उद्यमी क्या कहलाता है। तो यहाँ पर व्यवसाय का मतलब ये नहीं कि एक तो चाट की दुकान खोल लिए तो हम उद्यमी हो गए, वो उद्यमी नहीं है, वो व्यवसायी है। उद्यमिता का मतलब होता है, उद्यमी का मतलब होता है एक लीडर, एक नेता, एक इस तरीके का लीडर जो समाज में ऐसी चीज का प्रारंभ करे जो पहले नहीं था। और व्यवसायी क्या होता है, बने बनाए मैदान में जाकर के जो खेलने लगता है वो व्यवसायी है, और जो मैदान बनाता है और फिर उसमें खेलता है वो उद्यमी है। तो इसलिए उद्यमी को हम कहते हैं कि उद्यमी इस व्यापार का नेता है और व्यवसायी इस व्यापार का केवल खिलाड़ी है। ज़रूरत इस चीज़ की है आज के दौर पर कि जब इस लेवल की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और सरकारी नौकरी बनाम प्राइवेट जॉब या रोजगार, रोजगार को पढ़ा लिखा लड़का क्या समझता है रोजगार को, कि रोजगार का मतलब होता है सरकार के द्वारा मुहैया कराने वाला का जो मतलब उनकी जो आजीविका का साधन है सरकार की। लेकिन सरकारी नौकरियां कितनी है, 150 करोड़ की आबादी में सरकारी नौकरी मुश्किल से 1%, 1.5%, 2%, सबके लिए वहाँ पर जगह नहीं है, सरकार दे भी नहीं सकती है। सरकार क्या करेगी, तो और सरकार नए उद्योग कैसे बनाएगी, कुछ बना सकती है। तो इसलिए क्या हुआ, मेधा व्याध राइज द हैंड, आवाज़ नहीं है क्या, आवाज़ तो होगी, हाथ वापस कर ली, ठीक है। तो इसलिए शायद इस वाले टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया गया है कि लोग थोड़ा सा नई नई तरीके की चीज़ें सोचें। जैसे कि उद्यमी का आप क्या उदाहरण दे देंगे, जैसे हम कहते हैं कि जब पहली बार जब बिसलरी ने पानी को बोतल के अंदर बंद किया और पानी को बोतल के अंदर बंद करके उसको फिर बेचा, तो लोगों ने शुरू में तो मजाक उड़ाया कि इतनी बड़ी दुनिया, भारत देश में नदियां ही नदियां, बाढ़ आती है तो वो पानी तो समेटता नहीं है। लेकिन उसको बाद में इसका पता रहा होगा तो उसने, जाहिर सी बात है कि इसमें एक रिस्क रहता है, जब भी कोई अपन लीक से हट के काम करते हैं तो उसमें रिस्क रहता है, लेकिन रिस्क के अलावा प्रॉफिट भी कई गुना रहता है, फिर उसके टक्कर का कोई रहता नहीं है। फिर उसको लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद आप जियो को भी मान सकते हो कि रिलायंस जियो ने बीते कुछ सालों पर जो अपनी 3 महीने की फ्री पॉलिसी अपनाई थी, उस फ्री पॉलिसी ने चीज़ों को एकदम से बदल दिया और फिर वो किंग बन गया मार्केट का। अभी जो हाल में जो चल रहे हैं जैसे जोमेटो वगैरह, ये सारा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जोमेटो का, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू पे हो सकता है कि लगा हो कि पूंजी लगाने पर डर लग रहा है कि ये हमारी वाली चीज़ जो होगी ये सफल हो पाएगी कि नहीं सफल हो पाएगी। लेकिन बाद में फिर जोमेटो की सफलता के बाद फिर उस तरीके की कितनी कंपनियां बन गई, और फिर ये कंपनियां धूमधाम से अपना, अच्छा जोमेटो वगैरह लोगों पे ज़्यादा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बस उनको एक व्यक्ति चाहिए और वो एक मीडिएटर है, केवल वो एक मीडिएटर है कि एक व्यक्ति, जोमेटो को आप ऑर्डर करोगे ना, उसको खाना बनाना है ना कुछ करना है, आपकी मनपसंद होटल, एक व्यक्ति को चुनना है कि उस व्यक्ति को बताना है कि आपको
इस दुकान में जाना है और इस दुकान से सामान लेकर के इस व्यक्ति को देना है। इस जो जोमेटो का जो किंग बैठा हुआ है ऊपर से, उसका कोई काम नहीं है, बस इस लड़के को इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो, और इस लड़के को निर्देश देना है। और लगता जरूर है कि वो उतनी ही कीमत पर आ जाता है, लेकिन वो अपना ये टैक्स वो टैक्स और दुनिया भर की चीज़ें और प्रोसेसिंग चार्ज और डिलीवरी चार्ज और टिप चार्ज और आप कई सारे उसमें हेडिंग चार्जेस रहते हैं और धूमधाम से वो कमाती है। ओला क्या कर रही है? ओला को ना तो अपनी गाड़ी देना है, ना तो अपनी कार देना है, ना तो कुछ करना है। ड्राइवर की गाड़ी, ड्राइवर का मेंटेनेंस, ड्राइवर का पेट्रोल, ड्राइवर का डीजल, बस ये है कि उन दोनों के बीच में एक प्रकार से बस वो फिर से मीडिएटर बन गया। जब भी इस तरीके के नए व्यवसाय शुरू करते हैं तो वो कहलाता है उद्यमिता। तो एक शब्द ये समझ में आया कि जब भी इस तरीके की कोई चीज़ शुरू करते हैं अपन, जब भी ये वाला व्यापार शुरू कर रहे हैं या जब भी कोई नए तरीके का इस तरीके का रचनात्मक अपन काम कर रहे हैं, तो इसलिए एक शब्द इस्तेमाल होता है कि किसी भी उद्यमी का सबसे बड़ा गुण तो यही हो गया कि रचनात्मकता। और रचनात्मकता का मतलब यही कहलाता है कि अपने विचार से, रचनात्मकता का मतलब ये होता है कि हाथ से रचना करना एक अलग है, लेकिन जब अपन हाथ से कोई मूर्ति भी बनाते हैं तो उसमें ब्रेन लगता है। मतलब ब्रेन के दो भाग होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन। तो कोई भी चीज़ को बनाएं अपन, कोई भी नया विचार हो, वो चाहे मूर्त हो, मूर्त का मतलब जैसे मूर्ति, एक नई तरीके की मूर्ति जिसका चित्र बनाया जा सके, ये फिजिकल फॉर्म पर है, उसमें भी व्यक्ति का ब्रेन लगता है। और इसके अलावा आप ये भी मान लीजिए कि अगर कोई अपन अमूर्त चीज़ बनाते हैं जिसको देखा नहीं जा सके, कोई कॉन्सेप्ट बनाए, तो इन सभी चीज़ों पे इस ब्रेन इस थॉट प्रोसेस का काम तो होना ही है। तो एक शब्द ये याद कर लेना चाहिए कि उद्यमिता के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है रचनात्मकता। और ये रचनात्मकता क्या है? ये रचनात्मकता जो है, ये क्रिएटिविटी जो है, ये क्रिएशन है। क्रिएटिविटी क्रिएशन से बना है, और क्रिएशन का मतलब होता है निर्माण करना। और ये कोई भी चीज़ का निर्माण पहले मस्तिष्क में होता है और मस्तिष्क के बाद फिर वो धरातल पे होता है। तो ये रचनात्मकता या क्रिएशन या क्रिएटिविटी, इसको आपको याद रखना पड़ता है। लेकिन अब ये वाली बात तो है कि हम अपनी नई तरीके की रचना कर सकते हैं, नए तरीके का क्रिएशन कर सकते हैं, लेकिन नए तरीके के क्रिएशन में दूसरी सब चीज़ आपको ये याद रखना है कि ये शब्द भी आपको मिल जाए कि नवाचार। नवाचार का मतलब होता है इनोवेशन। नवाचार का मतलब है नए तरीके का आचरण, नए तरीके का विचार। और विचार इस तरीके का हो कि अब नए तरीके के कई अनेकों विचार हो सकते हैं। ऐसे तो सेव बहुत लोगों के सिर पे गिरे होंगे, लेकिन न्यूटन ने उस सेव के गिरने के लिए अपने उस थॉट के दम पर न्यूटन ने 3 तरीके के लॉ लेकर के आए, और उन 3 तरीके के लॉ से गति के नियम बने, और उन्हीं गति के नियमों से फिर ये संसार चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो भी अपना विचार देंगे, उस विचार की कुछ ना कुछ सार्थकता हो, उसका कोई ना कोई यूज़ हो। तो एक शब्द बहुत अच्छे से आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो नवाचार हो, ये रचनात्मकता हो, वो उद्देश्यपूर्ण हो। और उद्देश्यपूर्ण का मतलब यही है कि लोगों के, समाज के, व्यक्ति के, राष्ट्र के, दुनिया के, एक आम आदमी के लिए उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हो। तो एक प्रॉपर इंटेंशन हो और एक प्रॉपर इस तरीके का पर्पज़ हो। तो देखिए, रचनात्मकता, नवाचार और एक ये उद्देश्यपूर्ण, ये सारी चीज़ें कहला जाती हैं सब लोगों में। जैसे कि अगर एक साइंटिस्ट काम करेगा तो साइंटिस्ट में भी ये वाला काम है, एक टीचर काम करता है तो टीचर का भी एक वाला काम है, थोड़ा सा यूनिक टीचर बन जाएगा वो। लेकिन अपन लोगों को ये वाला टॉपिक जो पढ़ना है, ये वाला टॉपिक पढ़ना है इकोनॉमिक्स के परिप्रेक्ष्य में। ये वाला टॉपिक पूरा इकोनॉमिक्स के परिप्रेक्ष्य पे लाया गया है। तो फिर एक चीज़ और याद रखना पड़ेगा कि जब हम इकोनॉमिक्स में इन शब्दों को जोड़ते हैं तो ये उद्देश्यपूर्ण के बाद एक शब्द और बनता है इकोनॉमिक्स में, कि उद्देश्यपूर्ण तो है, लेकिन जैसे इकोनॉमिक्स हो या कोई भी उद्यमिता हो, इकोनॉमिक्स का जो रहता है वो ये रहता है कि इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल ये रहता है कि कोई भी नए तरीके का अगर ये उद्यम शुरू करना है या नए तरीके का ये इनोवेशन लाना है, तो उसके लिए शुरुआत में कुछ ना कुछ पूंजी लगाना है, इन्वेस्टमेंट करना है। और इस इन्वेस्टमेंट से फिर हमको पब्लिक डोमेन में वो वाली चीज़ को इस तरीके से फैला करके और फिर उसको उन लोगों को सेटिस्फाई करना है, और सेटिस्फाई करने के बाद फिर उसकी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना है, और कॉस्ट भर नहीं निकालना है, फिर उससे प्रॉफिट भी गेन करना है, और प्रॉफिट गेन करने के बाद फिर उस कंपनी को और ज़्यादा एक्सटेंड करना है। इतनी सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए एक चीज़, अच्छा, लेकिन एकदम से अगर ये बोला जाए कि मेरे को कंपनी को एक्सटेंड करना है, नहीं, पहले एक्सटेंड नहीं करोगे, पहले तो इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट के बाद ही प्रोडक्शन होगा, इन्वेस्टमेंट के बाद प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के बाद फिर मार्केटिंग होगी, मार्केटिंग के बाद फिर उसको रिटेलर के पास पहुंचेगा, रिटेलर के बाद फिर उसको कंज्यूमर मिलेंगे, और फिर उसके बाद फिर आपको पहले कॉस्टिंग प्राइस मिलेगी, कॉस्टिंग प्राइस के बाद फिर आपको फ़ायदा होगा। तो एक शब्द इस्तेमाल होता है कि जब भी कोई उद्यमी काम करे या जब भी कोई इस तरीके का नया विचार मन में आए,
तो वो सीक्वेंस वाइज चीज़ों को लेकर के चले कि प्रारंभ किससे करना है और अंत किससे करना है। मतलब कि शुरुआत पे इन सभी कंपनियों ने जो अपना काम किया होगा वो अपना काम एक सीक्वेंस में ही, कि पहले एक छोटी सी दुकान और फिर इस छोटी सी दुकान के बाद फिर ये अभी रिलायंस जियो की बात कर रहे हैं, अंबानी जी की बात कर रहे हैं। इनके जो धीरू भाई अंबानी थे, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने वाला आदमी, और पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरते भरते मन में क्या इनोवेशन, क्या विचार, क्या थॉट प्रोसेस, क्या इनका सीक्वेंस था, क्या कैसा था कि इन्हीं के खानदान है ये राधिका। और ज़्यादा अश्लील नहीं, यहाँ से रिकॉर्ड भी हो रही है क्लास, समझ रहे हो ना, तो मतलब ठीक है। तो उद्देश्यपूर्ण के बाद मैंने एक शब्द और इस पे जोड़ दिया कि ये शब्द और अपने आगे आप मेल लीजिए कि ये क्रमबद्धता, ये क्रमबद्धता होना बहुत ज़रूरी है, सीक्वेंस होना बहुत, बेतरतीबी नहीं, बेतरतीबी से किया गया काम सफल नहीं, हर चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। तो ये मतलब क्रमबद्धता। और ये एक याद रखिएगा कि जिसमें भी हम क्रमबद्धता की बात करते हैं, क्रमबद्धता का मतलब, क्रमबद्धता कहलाता क्या है, क्रमबद्धता का मतलब आप फिलॉसफी पे देखेंगे, फिलॉसफी एक शब्द, एक न्याय दर्शन पढ़ाएंगे, उसमें होता है। अब सोच रहे होगे कि ये कैसा मास्टर है। क्रमबद्धता का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ हो रही है इसके पीछे कोई कारण है। क्रमबद्धता का मतलब ये वाली चीज़ आई क्यों, इसका कारण तलाशना, ये कहलाता है क्रमबद्धता। तो क्रमबद्धता का मतलब यही होता है कि इसका पास्ट देखें, इसके पीछे देखें। तो ये जो पास्ट और पीछे जब इस तरीके की कोई चीज़ देखी जाती है कि ये वाली चीज़ का ये वाली चीज़ एग्जिस्ट इसलिए कर रही है क्योंकि इसके पीछे कोई घटना घट चुकी है, तो इस तरीके की चीज़ जब हम किसी चीज़ को कार्य और कारण के नज़रिए से क्रमबद्धता के साथ देखते हैं तो उसी को साइंस बोला जाता है। साइंस की डेफिनेशन ही यही है कि साइंस एक क्रमबद्ध तार्किक विज्ञान है या तार्किक ज्ञान है। तो यहीं से पता चल जाएगा कि क्रमबद्धता के साथ ये एक प्रकार का विज्ञान है, और इन्हीं शब्दों से ये बन जाएगा, ये उद्यमिता आपका ये घूमता रहेगा। नवाचार के लिए और शब्द इस्तेमाल हो सकता है कि नवाचार के लिए एक शब्द और इस्तेमाल होता है नवप्रवर्तनकारी। नवाचार जैसा ही शब्द है, इनोवेशन जैसा ही शब्द है, अंग्रेजी में भी ऐसा ही कोई शब्द होगा तो उसको बोलते हैं नवप्रवर्तनकारी। रचनात्मकता के लिए वही चलता है क्रिएटिविटी या क्रिएशन। उद्देश्यपूर्ण का आप यही कह सकते हैं पर्पसफुल, या जो भी इस तरीके का है। क्रमबद्ध को आपको सीक्वेंस से, और ये एक प्रकार का विज्ञान है, यहाँ से उद्यमिता की परिभाषा बनेगी। और फिर उद्यमिता और व्यवसाय या व्यापार के बीच में अंतर आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा कि व्यवसायी वो है, व्यवसायी एक खिलाड़ी है और उद्यमी उस खेल का कप्तान है। ऐसी कोई ये किताबों में नहीं लिखी है, ये अभी सडन दिमाग में आ रही है, और ये सडन दिमाग की बातें ही दिमाग में रहती हैं। और जो व्यक्ति के सडन दिमाग में आती है, मेंस में आदमी वही उत्तर लिखता है, चाहे घर से कितना भी पढ़ करके जाए। तो कुछ भी कह सकते हैं आप, अपने अपने हिसाब से इन चीज़ों को जमा सकते हैं। तो एक चीज़ तो आपको यही समझना है कि उद्यमिता के वगैरह में क्या है। फिर बेसिक चीज़ें ये हैं कि उद्यमिता, ये इस तरीके का शब्द कब आया होगा, मतलब इस तरीके की चीज़ों का विकास कब हुआ होगा। तो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, विश्व का पढ़ें चाहे भारत का इतिहास पढ़ें, पूरे विश्व के इतिहास में और भारत के इतिहास में ये वाला विषय नया अलग से नहीं पढ़ाया गया। पढ़ाया भी कैसे जाता, वहाँ पर तो नहीं पढ़ते हैं अपन कि सिंधु सभ्यता में पढ़ लें कि मुगलों। इसके लिए सही तरीके की दिशा मिलती है जब होती है 17वीं 18वीं शताब्दी में, जिसको आप कहते हैं औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, बचपन में कभी पढ़े होंगे। और जब ये औद्योगिक क्रांति होती है तो नए नए उद्योगों की स्थापना होती है, नई नई तरीके की मशीनें बनती हैं, नए नए तरीके के इंजन बनते हैं, कहीं भाप का इंजन, डीजल इंजन, नई सूत काटने वाली मशीनें, इलेक्ट्रिसिटी से सभी चीज़ों को जोड़ देना। तो जब नए नए उद्योगों की स्थापना होती है तो आदमी को ये पता चलता है कि जीवन जीने के लिए केवल खेती पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब ये औद्योगिक विकास बहुत सारी जगह पर होने लगे तो औद्योगिक विकास अब जहाँ पर ये क्रांति शुरू हो रही है, मतलब यूरोप के जिन मुल्कों पर हो रही हैं, तो वो सारे देश तो आज कितने विकसित हैं। मतलब जिन भी देशों पे औद्योगिक क्रांति और उसका प्रभाव पड़ा तो वो तो ज़बरदस्त तरीके से विकसित हो गए। और जिन लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से नहीं अपनाया, वो देश आज भी अविकसित, या हम कह सकते हैं कि वो विकासशील हैं। अविकसित हैं या विकासशील हैं, मतलब पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं। विकसित और विकासशील के बीच का अंतर ये है कि विकसित का मतलब जिन लोगों की बेसिक नीड पूरी हो गई है, बेसिक नीड की पूरी हो जाना, रोटी कपड़ा मकान और अच्छा पानी, अच्छा आवास और गरिमा वाला जीवन, यदि ये बेसिक नीड आखिरी व्यक्ति तक को मिल गई है, लास्ट वाले को, तो हम कहेंगे कि वो विकसित है। लेकिन अपने यहाँ पर 70% लोगों को हो सकता है कि बेसिक ज़रूरत है, लेकिन 30% लोग अभी भी
अपने जीवन की उन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्षरत हैं। तो अपन विकासशील है, तो इसका मतलब जिन देशों में उद्योगों की स्थापना, नए तरीके के व्यापार की स्थापना, नए तरीके की कंपनी की स्थापना, इन चीज़ों से लोग बहुत जल्दी मुंह फेर लेते हैं, उन लोगों को ये वाला टॉपिक पढ़ाना चाहिए। बीते टाइम पर जो सरकार कर रही है काम, जैसे कि नए नए तरीके के स्टार्टअप्स, मेक इन इंडिया, या आप लोगों ने आत्मनिर्भर भारत प्री में पढ़ाए, आत्मनिर्भर एमपी पढ़ाए, या आप लोगों ने आत्मनिर्भर एमपी में 8 तरीके के आपको मिशन पढ़ाए, तो ये टॉपिक वहीं से प्रेरित है, वो टॉपिक वहीं से पैदा हुआ है जिसमें आप पढ़ रहे हैं आत्मनिर्भर कृषि। तो इस तरीके के एक बोधि मिशन, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ से ये पैदा हो रही हैं। और इससे केवल ये चाह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि 17वीं 18वीं शताब्दी पर औद्योगिक क्रांति के बाद जो देश विकसित हो गए, हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों ने विश्वविद्यालयों में भले ही उद्यमिता ना पढ़ी हो, कॉलेजों में भले ही उद्यमिता ना पढ़ी हो, लेकिन फिर भी उनके मन में ये वाला विचार पैदा तो हुआ। और पैदा होने के बाद ही फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मतलब यहाँ का कच्चा माल इस्तेमाल हो रहा है और वहाँ जा रहा है, और फिर वहाँ का प्रोडक्ट बन करके यहाँ आ रहा है। तो हम लोग हमेशा से, हम लोगों का अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें, और मॉडर्न हिस्ट्री पे अपन लोग पढ़ते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत के साथ क्या किया, अंग्रेज़ों ने भारत के साथ क्या किया, अंग्रेज़ों ने भारत के साथ यही किया कि यहाँ का कच्चा माल उठाए, वहाँ पर सामान बनाए और फिर आकर के यहीं पर बेच दिए। कहने का मतलब हम लोग हमेशा और हमेशा उपभोक्ता थे, हम लोग उपभोक्ता हैं, हम लोग उत्पादक क्यों नहीं हैं भाई। हम तो ये चाहते हैं कि सामान हमारे यहाँ पर बने और पैसा उनके यहाँ से आए हमारे यहाँ पर। कच्चा माल के बारे में हम लोग बड़े मजबूत हैं, अलग अलग तरीके का, इतना बड़ा 7वें नंबर का एरिया वाइज टोटल एरिया में अपनी रैंक आती है 7वें। लेकिन ऐसी चीज़ें क्यों हुई, तो बीते सालों में देश ने अच्छा काम किया है। फिर ये कह सकते हैं कि 17वीं 18वीं शताब्दी पर जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और फिर किसी तरीके से अपन लोग उपनिवेश थे, एक तरीके से गुलामी भरा जीवन जिए, तो अपने हालात तो और बदतर हो गए। और जब अपने हालात और बदतर हो गए तो उन चीज़ों को अपन ने देखा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर और आज़ादी के बाद भी, पहली पंचवर्षीय योजना और सेकेंड 5 ईयर प्लान पे भी, कि मुश्किल से स्थापना हो रही है 5 ईयर प्लान पे। योजना आयोग 1950 में, 1950 में तो अपन पहली बार ये सोच पा रहे हैं कि अपन लोगों को एक प्लान करना पड़ेगा। योजना आयोग की एक प्लान, बिना प्लान किए डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और प्लान का सीधी सी डेफिनेशन, सीधी सी बात यह है कि प्लान आदमी तब करता है जब उसके पास रिसोर्सेज कम हो और उसकी इच्छाएं ज़्यादा हो, संसाधन कम हैं और ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में अपन को प्लान, तो अपने यहाँ पर ज़रूर कभी भी संसाधन रिसोर्सेज कम थे नहीं, कम किए गए। इसलिए फिर विश्वविद्यालयों में अलग से सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया कि बच्चे को ग्रेजुएशन के टाइम पर, स्नातक के दौरान केवल और केवल उसको ये ना बोला जाए कि सरकारी नौकरी, बल्कि नए नए तरीके के ऐसे स्टार्टअप्स आपको कितनी गति आगे ले जा सकते हैं, कितनी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, इसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। ठीक है। और इसके लिए कोटेशन चलता ही है, कि कोटेशन चलता है कि एक गवर्नमेंट सेक्टर, एक नौकरी वाली संतान की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से मैंने की है। जब मैं नौकरी करूँगा तो मैं शुरुआत वहीं से करूँगा जहाँ से मेरे पिताजी किया करते थे आज से 30 साल पहले। लेकिन व्यवसाय या उद्यमी का फ़ायदा ये है कि अनंत अंबानी वहाँ से शुरू करेगा जहाँ से मुकेश अंबानी छोड़ के जाएंगे। तो पूरी 4-5 पीढ़ियों का लाभ, इसी को फैमिली वेल्थ कहा जाता है, पारिवारिक समृद्धि। तो इसलिए इस सब चीज़ों को टॉपिक पे जोड़ा गया है। तो एक टॉपिक को लेकर के एक सामान्य तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए। तीसरे नंबर की बात कि ये वाला कंसेप्ट जो है कि यदि आप लोगों को व्यापार या व्यवसाय खोलना है, तो व्यापार या व्यवसाय यदि खोलना है तो उसका तरीका क्या है। तो देखिए, यदि किसी भी तरीके का नया उद्यम का मतलब आप यहाँ पर अब कंपनी समझेंगे। नए तरीके का उद्यम, नए तरीके का मतलब क्या है, एक कंपनी। तो उद्यम खोलना हो तो उद्यम खोलने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए। तो देखिए, पहली बात तो आपकी ये समझ में आ रही है मुझे कि यदि आपको उद्यम कोई खोलना है तो इसका मतलब उद्यम जिस दिन खुलेगा वो तो कहलाएगा कि वो उसका एक भौतिक स्वरूप है, भौतिक स्वरूप, जब उद्यम खुल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि रात में 10 बजे मेरे को ये लगा कि कल सवेरे उद्यम मुझे खोलना है और आकर के मैंने ऐसा उद्यम को खोल लिया। तो ये चाबी का ताला नहीं है, ताले की चाबी नहीं है कि ऐसा लगा लिया। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। और ये वाली प्रक्रिया कैसी होती है, तो एक प्रक्रिया तो होती है व्यक्ति के ब्रेन में, मतलब व्यक्ति के मस्तिष्क में। और व्यक्ति के ब्रेन में क्या होता है कि लंबे समय तक ये चलता रहता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ब्रेन में ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और भी है कि ये ब्रेन में भी क्यों शुरू होती है।
देखिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि का लाभ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पे होता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि की आपका बैकग्राउंड क्या है। जैसे हमने भी एक सर्वे किया है अपना, हमारा सर्वे गलत भी हो सकता है बहुत कम लोगों में। हमने ये देखा है कि व्यापारी वर्ग के लोग बीकॉम करते हैं, ये मैंने ही देखा है। व्यापारी वर्ग के जितने भी लोग हैं, मतलब अपने यहाँ पर जितना भी व्यापारी वर्ग है, चाहे वो अग्रवाल समाज हो, जैन समाज हो, गुप्ता समाज हो, तो ये लोग क्या करते हैं कि इन लोगों में ग्रेजुएशन में बीकॉम, ये 11 से ही कॉमर्स लेने लगते हैं, फिर ये लोग एमकॉम करेंगे, और ये लोग एक रास्ता खोल कर रखते हैं अपने लिए, हमेशा अपने लिए उद्यम का। और फिर उसके टक्कर में कोई नहीं रहता, नौकरी वालों के 1 घर और उद्यम वालों के 5 घर। तो ये फायदा तो रहता है उद्यमिता का। और नौकरी वाला तो ईएमआई में 1 घर खरीदेगा और जीवन भर उसकी किस्तें चुकाते चुकाते मर जाएगा, लेकिन उद्यम वाला तो ये काम करता ही है। तो यही है कि ब्रेन में ये शुरू होता है, लेकिन ब्रेन में अगर जैसे किसी के ब्रेन में शुरू आता है कि नहीं ये वाला व्यवसाय है, ये वाला व्यवसाय है, अब मुझे ये वाला व्यवसाय करना है, मेरे को बाप दादाओं का व्यापार केवल आगे नहीं बढ़ाना है बल्कि इसको फैलाना है। तो यदि फैलाना है तो यहाँ पर आ जाता है इनोवेशन। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत कम लेवल पर ही सही, लेकिन व्यक्ति की फैमिली बैकग्राउंड का फर्क तो पड़ता है। तो फैमिली बैकग्राउंड को मैंने मतलब बहुत ये FB लिख दिया, ये फेसबुक नहीं है, ये क्या है, फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड का तो पता चलेगा। फिर सेकंड नंबर पर व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल किस तरीके का माइंडसेट है। इंडिविजुअल माइंडसेट भी तो होता है, तो इंडिविजुअल माइंडसेट उसका किस तरीके का है। कई लोगों को राजनीति सिखाते सिखाते 50-55 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री बनने का लक्ष्य हासिल करने का सोच रहे हैं। उसकी बेचारी माँ भी सोचती, माँ तो माँ है, माँ का हृदय तो रहता ही है कि मेरा लड़का एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन उसका इंडिविजुअली शायद थॉट प्रोसेस ऐसी नहीं है कि वो पॉलिटिक्स का मंझा हुआ खिलाड़ी एक झटके में बन जाए। ठीक है, तो ये भी रहता है कि व्यक्ति का इंडिविजुअली, ये ऊपर वाले ने ही सॉफ्टवेयर दिया है। दिमाग 50 वाट का है कि 70 वाट का है कि 80 वाट का है कि 100 वाट का है कि 0 वाट का है कि जलता ही नहीं है, ये कुछ ना कुछ तो ऊपर वाले का कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब ये निकलता है भाई, इसका मतलब ये होता है कि केवल दिमाग सब कुछ नहीं होता है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट तो रहता है, कुछ ना कुछ तो है। मतलब सिंपल सी बात है कि सचिन तेंदुलकर को जो कोच मिले, जो जिन परिस्थितियों पर उन्होंने जीवन जिया, जो माँ बाप उन्हीं के रहे, सगा भाई भी था उनका, वही कोच मिल सकता था, वही खिलाड़ी, वही ट्रेनिंग, वही मैदान, वही बॉल, वही बैट, लेकिन सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। सचिन तेंदुलकर एक ही है। इसका मतलब किसी भी तरीके के कार्य पे व्यक्ति की वैयक्तिक भिन्नताएं, इसको कहा जाता है, उसका भी फर्क पड़ता है, फैमिली बैकग्राउंड का भी फर्क पड़ता है। फिर एक और तीसरे नंबर की बात यह है कि सोशल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड का भी फर्क पड़ेगा। मैं ये अभी ब्रेन में नहीं पहुंच पा रहा हूं, ये ब्रेन को एक्टिव कैसे होता है कि मेरे को करना क्या है। अभी जो पढ़ा रहा है इसको केवल सुनिए, सब्जेक्ट के प्रति मोहब्बत पैदा करने का लेक्चर है ये, पढ़ाने नहीं लग रहा है कि चलो लिखो उद्यमिता, उद्यमिता वो नहीं कर रहे। ये कह रहा है कि सब्जेक्ट के प्रति रुझान तो आए, पहले एक चाहत तो आए कि हाँ हाँ हमको पढ़ भी सकते हैं, तो इसलिए हम बता रहे हैं। इस पर भी रटिए कुछ नहीं, इसे हम अभी तो 1.5-2-4 घंटे का भाषण देते रहेंगे, लेकिन क्या 4 घंटे का भाषण याद करने का है कि नहीं, ये केवल सब्जेक्ट का प्रेम जगाने के लिए है। इधर देखिए, तो यही मैंने बोला कि फैमिली बैकग्राउंड का फर्क पड़ता है, आपकी इंडिविजुअली किस तरीके की विशेषताएं हैं, और इसके अलावा मैंने आपको क्या बोल दिया, सोशल बैकग्राउंड, सामाजिक क्या है। भाई यदि मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, मैं जिस समाज में रहता हूँ, वो वाला समाज ऐसा समाज है, जैसे मैं मजदूर वर्ग के चारों ओर रहता हूँ, तो मजदूर वर्ग के चारों ओर रहने का मतलब ये है कि वहाँ पर यदि मैं कोई दुकान खोलूँगा भी, तो दुकान में लग्जीरियस सामान की नहीं खोल सकता, लग्जीरियस सामान की तो कोई वो नहीं। वहाँ पर मैं वही कर सकता हूँ कि साबुन, शक्कर और 1 किलो चावल, 1 किलो गेहूँ, क्योंकि मजदूर वर्ग अपनी रोज़ की ज़रूरतें पूरी करेगा केवल। तो इसका मतलब ये है कि सोशल बैकग्राउंड। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसी सोसाइटी पर रहता है जहाँ पर लोगों के पास सरप्लस में पैसा है, अधिशेष में, बेसिक नीड के अलावा मार्केट में अपने लाइफ को थोड़ी सी मॉडर्न बनाने के लिए पैसा है, तो ऐसा व्यक्ति के दिमाग में भी ये लगेगा कि हो सकता है कि इनकी इन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उतने दूर जाते हैं, क्यों ना कहीं मैं यहाँ पर कर दूँ। तो एक और कॉन्सेप्ट अभी सरकार ने बीते कुछ सालों पर दिया है, लोकल फॉर वोकल, वोकल लोकल। आप लोगों ने देखा कि यहीं पर वोकल फॉर लोकल का मतलब ये कि आप यहीं के प्रोडक्ट को तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हो भाई, हो सकता है कि यहाँ का माल वहाँ से ज़्यादा बेहतर हो। तो यही हमने बोला। फिर एक और चीज़ है, सोशल बैकग्राउंड के अलावा आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इसका फ़र्क तो पड़ता है इकोनॉमिक बैकग्राउंड का। भाई जैसे कि एक मध्यम वर्गीय परिवार हो, उसके पास तो जमा पूंजी ही 5 लाख रुपया है, वो लगाए और डूब जाए। भाई जब भी कोई अपन 10 कंपनियां शुरू होती हैं, सफलता का दर 1 कंपनी का होता है, 100 में से 1 ही कंपनी बनेगी। कुछ कंपनियां यूनिकॉर्न बन जाती हैं, जलवा बिखेर देती हैं, सबने ही पूंजी लगाई,
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड व्यक्ति का कैसा है। भाई शुरुआत करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, अगर उतना ही है परिवार की तो परिवार वाले बोलेंगे नहीं। अगर किसी के पास है कि हाँ अगर 5-10 लाख रुपए चला भी जाएगा नए उद्यम को लेकर के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको टॉलरेट कर लेंगे। लेकिन अगर व्यक्ति के जीवन में ही संकट आ जाए, परिवार में ही संकट आ जाए, तो फिर ये वाला विचार नहीं आ पाएगा। तो व्यक्ति का सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, जितने भी तरीके की आप चीज़ें देखोगे उससे फर्क तो पड़ता है। और इन सभी चीज़ों के बाद फिर चालू होती है फिर अगली प्रक्रिया। तो हम इसको कह सकते हैं, ये मतलब जितने भी तरीके के बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को कह सकते हैं हम कि पृष्ठभूमि से संबंधित, या हम इसको कह सकते हैं कि व्यक्ति की पृष्ठभूमि, या ये कह सकते हैं समाज की पृष्ठभूमि, या ये कह सकते हैं मानसिक तैयारी से पूर्व का चरण। मानसिक तैयारी से पूर्व का चरण, इसको कह सकते हैं मानसिक चरण। ये फिर ब्रेन में ये सारी चीज़ें होंगी। और फिर उसके बाद फिर अपन आगे देखेंगे, जब इन सभी चीज़ें यदि फेवर में कर गई, फैमिली बैकग्राउंड इस तरीके का है। भाई फैमिली बैकग्राउंड, अब जैसे अपन ये मान सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा व्यवसायी है, देखता आ रहा है बचपन से मतलब वो जब खाली टाइम रहता है तो पिताजी की जाके दुकान में बैठ जाता है। 6वीं क्लास का बच्चा है, पिताजी की दुकान में बैठ गया। अब 6वीं क्लास का बच्चा देख रहा है तो उन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। ब्रेन का मतलब क्या कहलाता है कि अब देखिए ये सारी चीज़ें यदि पॉजिटिव दिशा में लेकर के चली जाती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें यदि पॉजिटिव दिशा में लेकर के चली गई, तो फिर इसके बाद यदि ये लड़का तैयार हो गया कि ठीक है मेरे को इसी दिशा में अपना देखना है, ठीक, उद्यम स्थापना का लाभ क्या है तो फिर अभी देख लेना। लेकिन इसने क्या किया, इसने अपना ब्रेन एक्टिव किया, और ब्रेन एक्टिव करेगा तो ब्रेन एक्टिव करने का मतलब ये होता है कि पहली बात तो ये अपने दिमाग में देखेगा कि इसका अंतिम लक्ष्य क्या है। टारगेट तो देखेगा ही, बिना लक्ष्य के तो बात हो नहीं पाएगी। इस लक्ष्य को उद्देश्य कहा जा सकता है। मतलब उद्देश्य बोल लीजिए, उद्देश्य जो होता है वो शायद लक्ष्य से थोड़ा सा छोटा होता है। लक्ष्य का मतलब होती है अंतिम मंजिल, ठीक। उद्देश्य हो सकते हैं बीच पे जो थोड़ी बहुत चीज़ें आ गई, प्री पास कर लेना ये उद्देश्य पूर्ति हो सकती है, लेकिन फाइनली डीसी बन जाना ये लक्ष्य हो सकता है। तो इसका मतलब ये निकल करके आ रहा है कि जैसे ही उस व्यक्ति ने ब्रेन से अपनी कहानी शुरू की तो हम ये बोलेंगे कि एक प्रकार का उसका उद्देश्य या एक तरीके का उसने लक्ष्य अपना निर्धारित कर लिया। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद बहुत सारी चुनौतियां उसको नजर आएंगी, बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, तो हम उसको बोलेंगे कि उस चुनौतियों को वो मेंटेन कैसे करेगा, उन चुनौतियों से पार कैसे होगा। तो फिर ब्रेन में ही एक और चीज़ रहती है कि व्यक्ति के भीतर स्किल मैनेजमेंट कैसा है। स्किल मैनेजमेंट का मतलब यही कहलाया कि प्रबंध करने की क्षमता, कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम टैकल करते हैं वो टैकल करना कितने तरीके से हो सकता है। तो ये ब्रेन में ये सारी चीज़ें होती हैं कि मैं अपना टारगेट डिसाइड करूं, मैं अपना स्किल मैनेजमेंट करूं, अपनी पूंजी देखूं, अपना निवेश देखूं और बाकी की सारी चीज़ें देखूं। और उसके बाद फिर भौतिक चीज़ें बनती हैं। और भौतिक में क्या रहेगा कि फिजिकल की तरीके पे जब हम भौतिक की, अब ये ब्रेन हमारा एक्टिव हो चुका है, ब्रेन ने अपनी सारी चीज़ें पूरी कर ली हैं और अब जा करके वो फाइनली कंपनी को खोलने वाला है। तो कंपनी को खोलने वाले में पहले नंबर पर क्या रहेगा, तो आप तो पहले नंबर पर बोलिए कि पहले तो एक संस्था का ही निर्माण होगा। संस्था के निर्माण से यहाँ पर मतलब कंपनी से है, फिजिकल तौर पर एक कंपनी जिसपे हम भूमि, श्रम, पूंजी इन चीज़ों को लगा करके मूर्त रूप में एक भवन टाइप की हम कल्पना कर सकते हैं। तो वो एक संस्था बन गई। यहाँ पर संस्था का मतलब कंपनी से है। फिर संस्था बन गई, संस्था के बाद क्या करूँगा, तो देखिए एक सफल तरीके का उद्यमी ये जानता है कि मैं अकेले कोई काम तो कर नहीं पाऊंगा, मेरे कुछ सहयोगी तो रहने ही चाहिए। तो उद्यमी के संस्था के निर्माण के बाद जो दूसरे नंबर का उसका काम है वो ये वाला काम है कि उसके पास एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन की मेन काम तो मैं कर लूँगा, लेकिन जितने भी सहयोगी काम हैं उन सहयोगी कामों को कौन करेगा, और उससे बड़ी बात मेरी अनुपस्थिति पर इसका क्या होगा। तो वो एक संगठन तो बनाएगा। शुरुआत में संगठन छोटा होता है, फिर बाद में जो संगठन है वो बड़ा हो गया। लेकिन जब संगठन बनता है तो एक बड़ी चीज़ ये रहती है कि देखिए कई संगठन बनती हैं, कई कंपनियां बनती हैं, और वो कंपनियों के संगठन में कुछ लोग क्या करते हैं कि संगठन में जैसे 10 लोगों का संगठन है और हो सकता है कि 10 लोगों के संगठन में 2 लोग बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ही बौद्धिक हैं, उन 2 लोगों ने कंपनी को कई गुना बढ़ा दिया। बाद में पता चला कि कंपनी ही 2 फाड़ हो गई, कंपनी के ही 2 टुकड़े हो गए। तो ऐसी स्थिति पे ये बड़ी बात है कि जो ये टॉप नंबर का जो नेतृत्व करता है, जो लीडर है, वो इस संगठन में बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रण बना करके रखे। नियंत्रण का मतलब यही है
कि मेरी गैर हाजिरी पे भी मेरे विरुद्ध यदि कोई काम होगा तो मुझे खबर लग जाएगी। अपने एक दो जासूस छोड़ के रखेगा, वो नियंत्रण करने का तरीका ही है। कोई गलत बात नहीं कि वो जासूसी कर रहे हो, जासूसी नहीं कर रहे, उस दिन बोलेंगे जिस दिन बोलने की जरूरत होगी। अब ये नहीं कि हर दिन बोल देंगे कि उस दिन तुम बुराई कर रहे थे कि सर काले दिख रहे, वो उसकी कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, जब हमारे लिए कोई आप इस तरीके की चीज़ कर दोगे, उस दिन हम देख लेंगे, उस दिन हमको हमारी दबोचने में आ जाओगे आप। तो ये नियंत्रण बहुत बड़ी बात है कि पूरे जितने भी 10 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उन पे मेरी कंट्रोलिंग किस लेवल की है। लेकिन उसके बाद ये है कि फिर अगर मैं कंट्रोलिंग करके रोज सवेरे बस ऐसा डंडा लेकर के आऊं कि हाँ चलो तुम बताओ तुमने क्या काम किया, संगठन कभी बढ़ नहीं पाएगा। ऑर्गेनाइज ये वाले लोगों को ये बताइए, फील ये कराइए कि ये आप ही लीडर हो। आइए और बोलिए प्रभु तुम ही यहाँ चला रहे हो, मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो ऐसे ही माहौल बनाने आ जाता हूँ और माहौल बना करके चला जाता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, जो हो सब हो, तेरा तुझी को अर्पण। और जब ये निकल के चले जाओगे और फिर ये सब लोगों को कहो कि भाई आप ही लोग संभालो, आप ही लोग संभालो, मेरी गैर हाजिरी पर बाकी के 2 लोग आपस में लड़ भी ना भिड़े। तो ये भी देखना है कि एक तो आप लोग को संभालना है, एक दूसरे से मिलकर के काम भी करना है। लेकिन जिस दिन मैं ऑर्डर दे दूं तो मेरे ऑर्डर को आपको प्रेफरेंस देना है। जब इस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन करते हैं तो उसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, जिसको हम कहते हैं सामंजस्य बनाए रखना। ये सारी चीजें हैं। तो ये भौतिक चरण पे ये शुरुआती चीजें हो सकती हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जब ये सारी चीज़ों की हमने कल्पना कर ली, हालांकि मतलब संगठन बनाने के पहले आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि थोड़ी सी पूंजी का निवेश तो आपको स्टार्टिंग में ही करना पड़ेगा, पूंजी का निवेश, ठीक। फिर इसके बाद क्या रहेगा, जब ये सभी चीज़ें कर ली हमने, लोगों में कोऑर्डिनेशन बना दिया, तो इसके बाद हमारी उत्पादन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होगी, एक बार कंपनी के फिर से लक्ष्य निर्धारित होंगे, कंपनी का मार्केट देखा जाएगा कि कंपनी का मार्केट क्या हो सकता है, प्रोडक्ट का चयन हो सकता है कि किस तरीके के उत्पादों का हम चयन करेंगे। फिर ये देखेंगे कि हमारी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, किन लोगों को ये सामान बेचा जा सकता है। हम बार बार कहते हैं कि अंधों के बाजार में हम ऐसा तो नहीं कि आईना बेचने निकल गए और बाद में पता चल रहा है यार कि आईना बिक ही नहीं रहा है, या टकलू लोगों को हम सुंदर प्यारे मेरे बाल और केस किंग ने किया कमाल, तो कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। तो टारगेटेड ऑडियंस होना, ये देखने की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के साथ फिर ये पूरा एक बेसिक मतलब ये उद्यमिता का ये विचार अपने लास्ट फॉर्म पर आता है, ठीक। ये टॉपिक की समरी दे रहे हैं आपको। फिर तीसरे नंबर पर एक शब्द लिखा हुआ है, जैसे उद्यमिता का महत्व पूछा है, जैसे इसमें लिखा हुआ है इसके बाद कि उद्यमिता का महत्व क्या है। तो उद्यमिता का महत्व का मतलब आप लोग सीधा दिमाग में लगा सकते हैं कि उद्यमिता का महत्व वैसे तो देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि ये इकोनॉमी के लिए बड़ा ही मजबूती के साथ काम कर रहा है। लेकिन एक चीज़ हमारे दिमाग में याद रखना चाहिए कि अगर आप लोग किसी चीज़ से हर लम्हे प्रभावित होते हो तो वो है इकोनॉमी। और इकोनॉमी का मतलब ये है कि जब एक व्यक्ति इकोनॉमी से प्रभावित होता है तो समाज भी इकोनॉमी से प्रभावित होगा, और यदि समाज प्रभावित होगा तो राष्ट्र भी प्रभावित होगा। इसका मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक व्यक्ति से शुरू होता है और ये समाज से लेकर के राष्ट्र तक और राष्ट्र से लेकर के विश्व तक सबको प्रभावित करता है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट यहाँ का विचार तो नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट विचार तो वहाँ का है, लेकिन उसका लाभ तो हम लोग ले रहे हैं। जीपीएस यहाँ का तो नहीं है, लेकिन जीपीएस तो विदेश का है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम या सर्विस, उसका इस्तेमाल तो हम लोग अपने लिए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये नई तरीके का जो थॉट रहता है ये बहुत व्यापक लेवल पर लेकर के जा रहा है। तो उद्यमिता के जो महत्व रहेगा वो उद्यमिता का महत्व सामाजिक तो रहे, आर्थिक महत्व तो रहेगा ही, कि आर्थिक महत्व से क्या होगा कि जब नए तरीके का ये उद्यम बना या नए तरीके की संस्था बनी तो इसका मतलब भूमि का जो ऑनर था उसको फायदा हुआ, कंपनी की स्थापना हुई तो मजदूरों को काम हुआ, लाइट लगाई तो विद्युत विभाग लोगों का काम हुआ, उन लोगों का रॉ मटेरियल बिका, उसके बाद कुछ लोगों को नौकरी में लगाया, कंप्यूटर ऑपरेटर लगाया, एक तरीके का गार्ड लगाया, ये किया वो किया, पानी वाले को बुलाया, सफाई वाले को बुलाया, सुरक्षा वाले को बुलाया, तो कुल मिलाकर के नए तरीके के रोजगार पैदा हो गए। इसका मतलब आर्थिक महत्व तो सीधी सी बात है कि आर्थिक महत्व तो बहुत बड़े पैमाने पर है। और जब नए तरीके का प्रोडक्शन होगा तो नए उद्योगों की स्थापना, नए रोजगार की स्थापना, फिर इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा, ये आर्थिक लाभ हो सकते हैं। जीडीपी में शकल वृद्धि, ग्रॉस तरीके से जीडीपी वृद्धि होगी, लोगों का मतलब ये कहना पड़ेगा कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण सामान मिलेगा, ठीक। सामाजिक लाभ क्या होगा कि जब ये सारी चीज़ें मिलेंगी, हर व्यक्ति को मिलेंगी, गुणवत्तापूर्ण लाइफ रहेगी, तो लोगों को भी पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो सामाजिक लाभ क्या होगा कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, इसको इकोनॉमी में भी लिख सकते हैं, और
सोशल एस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो वो मजदूर अपने बच्चों को पढ़ाएगा, तो आने वाली संतान का शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर सुधरेगा। जब वो शिक्षा और स्वास्थ्य जब वो अच्छे से पढ़ेगा तो वो मजदूर क्यों बनेगा, वो उद्यमी बनेगा। जब उसी बच्चे को पढ़ाई लिखाई करेंगे तो वो नौकर क्यों बनेगा, फिर वो मालिक बनेगा। तो फिर एक प्रकार से एक इकोनॉमी को एक ऐसा साइकिल मिलेगा कि इकोनॉमी अपने आप बढ़ जाएगी। और जब समाज का विकास होगा, तो जब बहुत सारे उद्यमी पैदा होंगे, तो हम अपना सामान भारत में क्यों बेचेंगे भाई, हम अपना सामान विदेश में बेचेंगे। PSLV C-37 के द्वारा अपन ने 104 उपग्रह छोड़े थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2017 में पेपर में भी आया था। जब इस लेवल की चीज होगी तो अपन विदेशों के उपग्रह छोड़े हैं, अमेरिका के उपग्रह छोड़े हैं, सिंगापुर के उपग्रह छोड़े हैं। तो जब इस लेवल की चीजें होंगी तो फिर राष्ट्र का विकास होगा, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत फिर एक बार फिर से उभर करके आएगा, विश्व गुरु का सपना साकार होगा। इस तरीके से उद्यमिता के महत्व को शुरू तो करेंगे आर्थिक से, सामाजिक से, राष्ट्र से, वैश्विक से। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, इन सभी चीजों से निजात मिलेगी। गरीबी, बेरोजगारी या अपराध, अपराध वही करता है जिसके पास किसी ना किसी तरीके की वंचना है, कोई कमी है, कोई कुंठा है। यदि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को काम मिलेगा तो अपराधी प्रवृत्ति घटेगी। तो इन चीज़ों को जोड़ करके फिर पूरा अपना उत्तर तैयार किया जाता है। ठीक, तो ये उद्यमिता का महत्व है। ऐसे ही लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ है, उद्यमशीलता के लक्षण क्या हैं, वही विशेषताएं जैसे ही हैं। आप बता दोगे कि उद्यमशीलता के लक्षण या विशेषताएं ये हैं कि देखिए भाई, लक्षण या विशेषताओं का मतलब यहाँ पर क्या निकलता है। लक्षण और विशेषताओं का मतलब कि जब संस्था का बनाया तो ये बात तो तय है कि संस्था को बनाने, सिक्का उछाल रहा हूं, मेरे फेवर में भी आ सकता है, मेरे विपरीत भी आ सकता है। सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा तो नहीं रहती। तो पहले नंबर की बात तो ये है कि उसके बाद भी 5 लोगों के मन में आता है कि करूं ना करूं, करूं ना करूं, और अंत में करूं, और अंत में आ जाता है मन करूं, और फिर एक कह देता है कि नहीं करूं। तो ये करूं और ना करूं के बीच में डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को इकोनॉमी की लैंग्वेज में बोला जाता है साहस। साहस है कि नहीं, नहीं साहस बाद में, पहले तो रिस्क है, पहले रिस्क है, पहले तो डर है, और फिर डर के आगे जीत है। तो इसका मतलब जब भी कोई उद्यम शुरू करने की हमने बात की, तो एक चीज जो हमको सता रही है बार बार में, विचार आता है मन में, ऐसा नहीं रहता कि रात में विचार आया और सवेरे उसको हमने मूर्त रूप दे दिया, ऐसा नहीं होता है। विचार ब्रेन में लंबे समय तक दौड़ते रहते हैं, होश में आप विचार करते हो, फिर सपना तक आने लगता है। जब अचेतन, अवचेतन, सचेतन, ब्रेन की सभी तरीके के गोले से चीज़ें जाती हैं, तब वो फिजिकली फॉर्म पर कन्वर्ट होता है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा हर्डल्स बीच पे आता है वो आता है रिस्क। तो फिर रिस्क तो रहेगा, तो फिर जिस व्यक्ति ने उस रिस्क को पार लगा दिया, तो जोखिम, और जोखिम को हराने का तरीका है साहस। तो ये इकोनॉमी में शब्द चलते हैं कि आप फिर ये बोलिए कि उद्यमशीलता के लक्षण क्या रहेंगे। तो देखिए, हर व्यक्ति में, कितना भी सफल से सफल व्यक्ति पूछोगे, वो व्यक्ति यही बोलेगा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस लेवल तक चला जाऊंगा, मुझे कोई भरोसा नहीं था। एक दिन पहले तक, सफल होने के पहले तक ये रहता है कि सफल होने के पहले तक व्यक्ति असफल ही माना जाता है, समाज के सामने तो माना ही जाता है। तो आप यही बोलिए कि उद्यमशीलता का पहला लक्षण कि एक उद्यमी के भीतर स्वाभाविक सी प्रवृत्ति है कि जोखिम पैदा होगा, और जोखिम के बाद फिर उस व्यक्ति में साहस रहे, और फिर साहस के बाद उस पर और सारे क्या रहे, उच्च उपलब्धि, उच्च आकांक्षा। उच्च आकांक्षा का मतलब चाहे कोई भी हो, अंबानी जी भरे लड़का बिटिया के ब्याह के टाइम पर जियो का रेट बढ़ा दिए, नहीं भी बढ़ाते तो कोई चलता नहीं, लेकिन उद्यमी की उच्च उपलब्धि है। भाई आपको क्या लगता है कि अंबानी लगता है कि क्यों बढ़ा दिए, किस चीज़ की कमी थी? अरे वो तुमसे थोड़ी कंपटीशन कर रहा है कि मेरी और उसकी लड़ाई है, उसकी तो वॉरेन बफेट से लड़ाई है, उसको तो टाटा से उसकी लड़ाई है, उसकी तो ये जितनी भी तरीके की विदेशी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी उनका टारगेट तो वो है। इनकी नेटवर्थ 8 लाख करोड़ है, यहाँ पर 25 लाख करोड़ वाले भी तो मौजूद हैं। उसका कंपटीशन वो आप लोग को थोड़ी दिखा रहा है कि प्री वेडिंग, फिर पोस्ट वेडिंग, फिर 4 तरीके की और वेडिंग, फिर हल्दी वेडिंग। वो वेडिंग आपको नहीं दिखा रहा है, वो वेडिंग से समाज, देश, दुनिया में लोकप्रिय है, और उसके जो कॉम्पिटिटर है आप लोग थोड़ी हैं, उसके कॉम्पिटिटर कहीं और दूसरी जगह पर बैठे। अभी 2 महीना के लिए गए हुए हैं राधिका और क्या नाम है उसका, अपना भाई, ठीक है। अब 2 महीने के लिए भगवान करे सकुशल दोनों वापस लौटे, ठीक है, सकुशल वापस लौट जाएं। तो मैं यही कह रहा था कि इसी तरीके से आप एक उद्यमिता के लक्षण और विशेषताएं देखेंगे, ठीक है। नवाचार का महत्व लिखा हुआ है, फिर एक और लिखा हुआ है नए उद्यम प्रबंधन में मुख्य मुद्दे। तो नए उद्यम में मुख्य मुद्दे या वैधानिक आवश्यकताएं, ठीक है। तो नया उद्यम जब हम शुरू करते हैं, नया उद्यम जब शुरू किए, तो अब आप सोच लीजिए कि अगर कोई नई तरीके की कंपनी अपन को बनाना है,
कोई भी न्यू तरीके का अगर कंपनी बना तो पहले नंबर की बात तो ये है, देखिए जिनके पास पैसा होता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। दिल्ली के हालात देख लिए, उन बेशर्मों को पकड़ के डुबोना चाहिए उसी जगह पर जिन लोगों ने एनओसी दी थी। मतलब कि एक छोटी सी फर्म के लिए भी भुगतान करना पड़ता है नगर निगम को, और एनओसी, और हर साल उसको रिन्यू कराना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि नए तरीके की कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको वहाँ की जो रूल्स और रेगुलेशन का जो स्टैंडर्ड तय करती है वो वाली संस्था देती है। दिल्ली में वो कौन से बदतमीज़ थे जिन लोगों ने एनओसी दे दी, और ऐसा नहीं है जबकि वो वहाँ से कलेक्शन नहीं होता। ये गाइडलाइंस रहती है कि समय समय पर आपको उन चीज़ों का निरीक्षण करना पड़ेगा। ये नहीं, अभी खूब निरीक्षण चालू हो गए हैं वहाँ पर, अभी देख रहे हैं ना टीवी पे आ रही है कि 3 लड़के, जो एक लड़की 25 साल की, एक बच्ची और 25 साल की, और एक लड़का 28 साल का। उसमें जो 28 साल का शायद लड़का था उसका यूपीएससी का मेंस था अभी कुछ समय के बाद। मतलब किस लेवल के वो कहलाए कि उसके बाद ये एनओसी, तो कुल मिलाकर के नई कंपनी बने, उन लोगों को एनओसी, जिनके पास पैसा है उनको एनओसी लेने जाना पड़ता है, खुदे आ जाते हैं। तो नई कंपनी के लिए बड़ी बात तो यही है कि नई कंपनी के लिए शुरुआत में तो एनओसी नहीं मिलती, और एनओसी एक विभाग से नहीं, नगर निगम, विद्युत विभाग, इसके अलावा अलग से बीच बीच में राजस्व विभाग के लोग भी तंग करने आ जाते हैं। तो एनओसी ना मिलना ये एक बड़ी बात है। फिर सेकेंड नंबर पर ये रहता है कि जैसे एक कंपनी एक्ट होता है, एक कंपनी अधिनियम होता है, और कंपनी एक्ट 2013 है। तो कंपनी एक्ट 2013 में बहुत सारे मापदंड हैं, अभी उसको नहीं पढ़ा देंगे। तो वो कंपनी एक्ट 2013 के मापदंड ऐसे हैं कि एक बड़ी कंपनी तो सभी चीज़ों को, सभी नॉर्म्स को फॉलो कर लेगी, लेकिन जब शुरुआत में कोई व्यक्ति शुरू करता है तो उतना उस लेवल की चीज़ें उसके पास तो नहीं रहेंगी ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। लाइट का कनेक्शन करने के लिए घर बनाते हैं, उसमें तो लाइट का कनेक्शन करने के लिए विद्युत कार्यालय में 25 बार जाना पड़ता है कि हमारा मीटर लगा दो रे, ये लगा दो, वो लगा दो। तो ये जो बेसिक तरीके की चीज़ें हैं, इसके लिए क्या कैसा काम है, लाइट का कनेक्शन नहीं मिलता है कि लाइट का कनेक्शन क्या हो। चौथे नंबर पर क्या रहता है, फिर ये इंस्पेक्टर राज एक कहलाता है। इंस्पेक्टर राज का मतलब ये है कि जैसे ही कोई गड़बड़ी हुई, बस श्रम विभाग काम करने आ जाता है कि श्रम विभाग क्या कर रहा है। बड़े लोगों में नहीं जाता है, छोटे लोगों पे जरूर चला आता है कि श्रम विभाग, तुम्हारे यहाँ पर लकड़ी कौन सी है, तो आ गया फॉरेस्ट विभाग। बड़े लोगों में नहीं जाना है, बड़े बड़े जो फर्नीचरों की दुकान है वहाँ पर नहीं, वहाँ पर खूब वारे न्यारे हो रहे हैं। छोटी सी कंपनी हो गई, उसको तो आना है श्रम विभाग वाले एक व्यक्ति को काम करवाने, श्रम विभाग वाला पकड़ करके पैसा लेकर के चला गया। तो यही सारी चीज़ें हैं कि आखिर कौन कौन सी तरीके की वैधानिक आवश्यकताएं हैं, और यहाँ पर वैधानिक आवश्यकताओं का मतलब विधान या नियम और कानूनों से है। तो यहाँ पर भी आप बहुत सारे विधान और कानून को आप यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। एक शब्द और लिखा हुआ है फिर, जैसे महिला उद्यमियों के सामने चुनौतियाँ, इसी के बाद लिखा हुआ है महिला उद्यमी। तो महिला उद्यमी का मतलब ये है कि भाई मार्केट में हम रात के 2 बजे तक भटकते रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन महिला उद्यमी के साथ तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो महिला उद्यमियों को अलग अलग तरीके का टास्क है। सबसे बड़ा चुनौती है वो तो यही है कि पहले नंबर की चीज़ तो यही है कि उसकी सुरक्षा का मसला क्या है, कि सुरक्षा का मामला क्या है। सेकंड नंबर पर फिर क्या है, एक और नियम निकला हुआ है, मतलब महिलाओं के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक को कहा जाता है पॉस्को एक्ट। पॉस्को एक्ट का मतलब तो इस पे बच्चों के साथ जो सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं, मतलब यौन अपराध होते हैं, या महिलाओं के साथ, तो इस तरीके का मामला भी बहुत जरूरी है। फिर तीसरे नंबर की बात, एक बड़ी दिक्कत अपने यहाँ पर सामाजिक सोच को लेकर के है कि लड़कियों और महिलाओं को लेकर के, कि यदि लड़कियां और महिलाएं या ये सब काम करती हैं, और ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पर बैठूं और 4 तरीके की मेरी कलीग बैठें और 4 तरीके की कलीग को मैं इंस्ट्रक्शन दूं, लोगों को लगेगा कि नहीं बहुत बढ़िया सर का मैनेजमेंट है। इसका अगर उल्टा हम सोचें, मतलब ऐसा कई बार तंज कसा जाता है कि बुद्ध बनने के लिए पुरुष होना जरूरी है। महात्मा बुद्ध रात के 2 बजे घर छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध की यदि पत्नी ये सोची होती तो इतना आसान नहीं हो सकता। कई बार कहते हैं कि महावीर स्वामी बनने के लिए भी पुरुष होना जरूरी है। महावीर स्वामी ही रात के 2 बजे बाहर जा सकते हैं, स्वामिनी तो बाहर जाएगी तो कितने सारे आतंकवादी बाहर हैं। तो ये सारी एक बेसिक तरीके की चीज़ें जो रहती हैं वो ये रहती हैं कि महिला उद्यमी के लिए क्या है। फिर एक और चीज़ ये चलती है कि फिर उन लोगों की जो पारिवारिक जिम्मेदारी है, मतलब बड़े से बड़े घराने पर लड़की चाहे कितनी बड़ी फर्म की मालिक हो या मालकिन हो, कितनी भी तरीके की, उसके पास कुछ बेसिक तरीके की चीज़ें, बेसिक जवाबदारियां तो वही निभा सकती है। बच्चे को दूध तो माँ ही पिला पाएगी। तो इसका मतलब यही समझ में आ रहा है कि शायद उतना फ्री नहीं है महिला, और ये वाला चीज़ तो फिर भी मैनेज कर ले, मतलब पारिवारिक में भी, मतलब मातृत्व भाव कर ले,
लेकिन पति का भाव की यदि औरत आगे निकल जाए तो उसके बाद पति का, तो हो सकता है 100 में से 95 पति ना बेसुध हो जाएं कि औरत, मेरी पत्नी मेरे से आगे है। पत्नी मतलब औरत नहीं, सॉरी, पत्नी, पत्नी, वाइफ, 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 मैडम। तो 95 ये हो जाए तो इस तरीके की सोशल चीज़ों को बदलना भी बड़ी मुश्किल है। तो एक टॉपिक यही है कि महिला उद्यमी के लिए क्या कुछ समस्याएं हो सकती हैं। समस्याएं पारिवारिक हैं, मतलब सामाजिक समस्याएं भी हैं, आर्थिक समस्याएं भी हो सकती हैं, क्योंकि आर्थिक समस्याओं का मतलब यही है कि आज भी, मतलब कानून कुछ भी कहे, लेकिन पिता की संपत्ति में महिलाओं को किस लेवल पर अधिकार मिला हुआ है। अगर सगे भाई हों और लड़की विवाह के बाद चाहे कि पिता की संपत्ति से मैं कुछ लेना चाहूँ, तो घर पे बगावत सबसे पहले भाई ही शुरू करेंगे। तो सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, सभी कुछ हैं। राजनीतिक समस्याओं में महिलाओं का हक के लिए अभी राजनीतिक हिस्सेदारी है कितनी, मतलब 545 सांसदों के चुनाव में कितनी महिलाएं हैं, या 230 में शायद 27 शायद विधायक चुन के गई हैं। तो इन लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी कितनी है, बहुत ही कम है। अभी 33% का एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम वगैरह आया है, ये उस दिशा में ठीक है, काम करेगा, लेकिन कितने लोग चुन करके जा रहे हैं और क्या कैसा है, इनका पक्ष रखने के लिए कितने सारे लोग हैं या कितने कुछ नहीं हैं। तो यही सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। कुछ वैधानिक तरीके की समस्याओं का भी सामना उन लड़कियों को करना पड़ता है, महिला उद्यमी को करना पड़ता है। ठीक, इसके बाद एक शब्द और लिखा हुआ है, फिर एक लिखा हुआ है भारत में उद्यमिता का विकास बीते 10 सालों में, मतलब मोदी गवर्नमेंट 1.0 के बाद जो जो नए तरीके की चीज़ें हैं, जैसे स्टार्टअप्स इंडिया इन्होंने अलग से लिखा हुआ है, तो ये प्रश्न पक्का आएगा 7 मार्क्स में। 2 नंबर पर आएगा स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ। 7 नंबर पर आएगा स्टार्टअप इंडिया के मूलभूत स्तंभों में टिप्पणी कीजिए। 11 नंबर पर आएगा स्टार्टअप इंडिया का संक्षिप्त परिचय देते हुए अब तक की उपलब्धियों में प्रकाश डालिए। बात वही है, तो आपको क्या है, एक पेज में पढ़ना है स्टार्टअप इंडिया, उसका एक सामान्य परिचय, उसका मुख्य उद्देश्य, उसके आधारभूत उद्देश्य या लक्ष्य, उसके मूलभूत स्तंभ, और उसके बाद अब तक के प्रयास, अब तक की उपलब्धियां, अगर अब तक असफलता हुई है तो उन असफलता के कारण और उन असफलताओं से निपटने के लिए सुझाव। तो एक पेज, उत्तर कोई भी हो, कॉन्सेप्ट एक ही बनता है, मेंस के लिए हमेशा कॉन्सेप्ट एक ही बनता है। फिर उसी के बाद ऐसा ही मेक इन इंडिया लिखा हुआ है, भारत में उद्यमिता को, विकास को बढ़ावा देने वाले संस्थान कौन कौन से हैं। तो ऐसे बहुत सारे संस्थान होंगे। 2 नंबर का एक प्रश्न कंफर्म आएगा, अभी डिक्लेयर कर, इस साल भी आएगा, अगले साल भी आएगा, अगले भी और अगले भी और अगले आता रहेगा। जिस दिन नहीं आएगा 2 नंबर में, उस दिन 10 मार्क्स पे लिखा रहेगा भारत में उद्यमिता के विकास को बढ़ावा देने वाले संस्थानों पर विस्तृत चर्चा कीजिए। तो चर्चा करके आ जाना, 10 मार्क्स का ये आएगा। तो इसका तरीका यही रहेगा कि टेबल फॉर्मेट में आप उसका स्थापना का वर्ष, उसका मुख्यालय, उसका मुख्य उद्देश्य और उसके वर्तमान मुखिया, अगर ये 4 चीज़ों को याद कर लें, या किसी संस्थान ने कोई बहुत बड़ा इनोवेशन कर लिया हो तो उसकी उपलब्धियों को 1, 2, 3 पॉइंट में लिख लें, वो हो सकता है 7 मार्क्स में आ जाए। तो इस तरीके की चीज़ें पढ़ोगे तब आपकी ये यूनिट तैयार होगी। ठीक है, तो ये टॉपिक का क्या था, जनरल डिस्कशन, ये केवल जनरल डिस्कशन था। अब 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद PDF। ठीक, बंद कर दे बेटा इसको, क्या पता वो कहाँ गया, आ गया। 5 मिनट के बाद मिलते हैं।